बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं की हत्या पर दुख प्रकट किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कुलगाम में कायराना हमला हुआ, आतंकवादियों ने जिला भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। ऐसे राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। पूरा समाज पीड़ित परिवारों के साथ ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से किसी भी तरह से राष्ट्रवादी जुनून और जज्बे को कमजोर नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है, जब भी इस तरह की शैतानी हरकतें हुई हैं तब इंसानियत और मजबूत होकर उभरी है। बीजेपी नेताओं की हत्याओं के बाद में बीजेपी कैडर के बड़े नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सब घेर रहे हैं। और ब्रजेश जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, एसोसिएट एडिटर ब्रजेश। ये जो कायराना हमले हो रहे हैं, जो कातिलाना हमले बीजेपी के नेताओं पर हो रहे हैं, इसको लेकर आक्रामकता के साथ में बीजेपी अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि घाटी में ये आतंक फैलाने के लिए बीजेपी नेताओं की हत्या क्यों? देखिए, जिस तरीके से घाटी के अंदर हालातों को बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार, जिस तरीके से केंद्रीय सरकार ने लगातार कोशिश की है कि घाटी के अंदर जो है पूरी तरीके से हालात बदले जाए, न सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर के वहाँ के जो बुनियादी जरूरतें हैं उस पर भी जिस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके बाद जो वहाँ के सेपरेटिस्ट लीडर हैं, मिलिटेंट हैं, वो सारे के सारे लोग जो है इस पर घबराए हुए, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी पर हमले हो रहे हैं। और उसी को लेकर के उन्हीं हमलों के खिलाफ अब सीधे तौर पर बीजेपी मुखर होकर के इस मुद्दे पर जो है न सिर्फ पलटवार कर रही है बल्कि जवाब दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि घाटी के अंदर पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि वहां अमन चैन कायम रहे। आप सोचिए, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने जो है एक्सेप्ट कर लिया कि पुलवामा हमले में उसके देश की भूमिका थी। तो अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया पाकिस्तान, किस तरह से घाटी के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ाने का काम जो है पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। वहां के जो एग्रेसिव लीडर है उनको मोबिलाइज करने का काम किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में बीजेपी के नेताओं की न सिर्फ जो है हमले किए जा रहे हैं बल्कि उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसको लेकर के टीआरएफ ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। जो है टीआरएफ दरअसल एक नया आतंकी संगठन है। अब उस आतंकी संगठन को किसका किसका समर्थन है, अभी ये इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे नए आतंकी संगठन, क्योंकि पुराने आतंकी संगठनों को निर्मूल किया है वहां पर जो सरकार ने, वहां की सेना ने, वहां पर पुलिस ने मिलकर के जो जिस तरीके से वहां पर एक्शन चलाया, उसके बाद मिलिटेंसी में बेहद कमी आई है। लेकिन जिस तरह से नए आतंकी संगठन पनप रहे हैं, उनको किसका प्रश्रय है, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया ब्रजेश बातचीत के लिए। बिहार में चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण सहरसा विधानसभा में मौजूद रहे और लोगों से बातचीत की। देखिए संवाददाता पुष्कर प्रवीण की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये कि पिछले 5 सालों में सहरसा विधानसभा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? क्या ये नल जल का बना है, ये पानी टंकी। अच्छा, सड़क नली गली बना है? हाँ बना है। ये अधूरा ही रह गया? अधूरा कुछ बाकी है अभी कुछ साइड में। अभी कुछ वार्ड में काम तो कंप्लीट होने के लिए कुछ थोड़ा जगह काम बाकी है। तो क्या अब चुनावी मुद्दा क्या होगा, किस आधार पे आप लोग वोट दीजिएगा? सबसे पहले तो शिक्षा के लिए। वोट किस आधार पे दीजिएगा? चुनावी मुद्दा क्या होगा? शिक्षा मांगेंगे, शिक्षा मतलब लोग जाति धर्म क्या देख के वोट कर रहे हैं? विकास किस आधार पे? विकास के आधार पर। विकास के आधार पे जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम। होगा। गांव में 7 निश्चय के तहत नली गली बना है? नहीं, सड़क बना है, छोटा छोटा सड़क बना है, पानी टंकी बना है। पानी आता है प्रॉपर तरीके से या पानी आता है, ठीक है, पानी आता है, 3 टाइम पानी देता है, हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ठीक ठाक है ये है। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति ठीक है, 4-5 घंटा दिन में 5 घंटा कट जाता है। रोजगार चाहिए लोगों को, रोजगार चाहिए गरीब ये बताइए कि 5 सालों में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या मिला है?
सड़क 5 साल सड़क बना है गांव में? एक छोटा सड़क बना है और पानी आता है गांव में? पानी टेम पर आता है सर, सब यूज करता है, अच्छा पानी है और खाना पीना सब वो पानी से लोग करता है। अच्छा, और क्या क्या विकास हुआ है गांव में? कानून व्यवस्था कैसी है? औरतों को डर लगता है? कानून यहाँ कानून में बहुत दिक्कत हो रहा है सर, और जो बड़ा लोग है वो बोलता है हमको है, ये गरीब लोग को यहाँ पर देख नहीं सकता है। कानून में सुधार होनी चाहिए। हाँ। कानून में सुधार होनी चाहिए। हम लोग इस सहरसा विधानसभा में आए हुए हैं और हमने कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश की, तो बताया गया यहाँ पर कि इंदिरा आवास की ज़रूरत है, इंदिरा आवास आनी चाहिए यहाँ पर, और साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या को लेकर के युवाओं ने उठाया है कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे जगह विधानसभा में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग बेरोजगारी को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ उसके प्रतिनिधि। मुरादाबाद में लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने अर्थी निकालकर विरोध जताया है। सरकार से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। बता दें, मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क से अर्थी निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहीं अर्थी फूंक कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा लव जिहादियों के विरोध में अर्थी निकाली गई है और राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओजस्विनी महिला परिषद के द्वारा देश की सरकार से कहा गया है कि लव जिहाद के विरोध में सख्त से सख्त कानून बनाएं। अरे आप तो संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ की शाखाओं में हमेशा से लव जिहाद का बौद्धिक पिलाया गया है। आप जानते हैं लव जिहाद का षड्यंत्र क्या है। तब भी 6 वर्ष हो गए और 6 वर्षों में आज तक आप कानून नहीं बना पाए लव जिहाद का। निकिता जैसी बहनों की हत्याएं हो रही हैं देश के अंदर, हाथरस के अंदर हत्या हो रही है। मुरादाबाद में लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अर्थी निकाली है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन, अर्थी निकालकर विरोध जता रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने अर्थी निकालकर विरोध जताया। सरकार से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। धीरे-धीरे ऐसी निकिता हम शर्मिंदा है। धीरे-धीरे चल कर रोहिन भाई, बातें तेरे जिंदा है। निकिता हम शर्मिंदा है। निकिता हम शर्मिंदा है। सरकार से लव जिहाद के खिलाफ में सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं ये लोग, और मुरादाबाद में लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। निकिता तोमर की हत्या के बाद में अब लव जिहाद का एंगल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, और इसी लव जिहाद को लेकर बजरंग दल सरीखे जो दल हैं वो काम पर लग चुके हैं और सरकार से लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर आप देखिए ये लोग लव जिहाद के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्थी यात्रा निकाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यह विरोध। लखीमपुर खीरी में इंजीनियर पर यौन शोषण का आरोप है। महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। आशिक मिजाज इंजीनियर ऑफिस में ही युवती से करता था अश्लील हरकतें। ऑपरेटर रूम में जाकर युवती से करता था छेड़छाड़। लंबे समय से युवती का यौन शोषण किया जा रहा था। विरोध पर युवती को नौकरी से निकालने और वेतन रोकने की धमकियां दी जाती थी। तैनाती के बाद से गलत नजरिए से काम करने का ये दबाव बना रहा था। ऑफिस में देर रात तक काम करने के बहाने से युवती को रोकता था।
इंजीनियर की करतूतों से डिप्रेशन का शिकार हुई युवती कई महीनों तक रही बीमार। इंजीनियर देवेंद्र सिंह के रसूख के आगे नतमस्तक हुआ प्रशासन। डीएमएसपी से शिकायत करने के बाद भी अब तक नहीं दर्ज हुई एफआईआर। मामला सामने आने के बाद मीडिया से बचता फिर नजर आ रहा है इंजीनियर। सीएम योगी के मिशन शक्ति का गला घोट रहा है यह आरोपी इंजीनियर। वो जो है मेरे केबिन में आके बैठ के कहीं हाथ रखते थे, कहीं कुछ करते थे, उल्टा सीधा हरकतें करते थे जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे दूसरी तरीके से प्रताड़ित करने लगे। और ऑफिस के लोग भी सब उन्हीं के सपोर्ट में, भाई वो अधिकारी रैंक के हैं तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा। कितने दिनों से आपको परेशान कर रहे थे? जब से वो आए हैं उसके 15 दिन के बाद से ही। कब से आए हैं वो? जुलाई 19 में। बीच चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया। और ये कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में भी हम गए नहीं, तो वो उसके लिए भी मुझे कई बार फोर्स किया गया कि ये नहीं आ रही है, फलाना है, ढिमका है। तो मैंने कहा नहीं, जब तक लॉकडाउन चलेगा मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने उसके वजह से हमको बीच में जब लॉकडाउन खुला, जब हम ऑफिस जाने लगे तो मुझे मानसिक प्रताड़ित करने लगे। हम इतना परेशान हो गए कि मुझे 3 महीने के लिए बेड रेस्ट हो गए थे, मानसिक डिप्रेशन में आ गए। तो मेरे पापा ने जब उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों से कहलवाया कि मेरी लड़की को परेशान ना करिए, तो वो कहते हैं ऑफिस मेरा है, हम अपने हिसाब से काम लेंगे। वो जो है मेरे केबिन में आके बैठ के कहीं हाथ रखते थे, कहीं कुछ करते थे, उल्टा सीधा हरकतें करते थे जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे दूसरी तरीके से प्रताड़ित करने लगे। और ऑफिस के लोग भी सब उन्हीं के सपोर्ट में, भाई वो। लखीमपुर खीरी में इंजीनियर पर यौन शोषण के आरोप हैं। लड़की की बात आप सुन रहे थे, उसका कहना यह कि 3 महीने तक वो डिप्रेशन में चली गई। जब परिवार के लोगों ने उस अभियंता को यह तक कहा कि आप उस लड़की को परेशान ना करें, तो उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि ये मेरा ऑफिस है, मैं अपने हिसाब से काम लूंगा। लंबे समय से युवती का यौन शोषण करता रहा। एके जायसवाल, एके ऐसे अभियंता के खिलाफ में अब तक क्या कुछ कार्य? पूजा, आपको बता दें कि ये इतनी शर्मनाक घटना है और उसके बावजूद लड़की 4 महीनों से डीएमएसपी के चक्कर लगा रही है और आला अधिकारियों की भी चक्कर लगा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिफर रहा है। बात की जाए मैं कार्रवाई की, तो लखीमपुर खीरी के अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि जो युवती है वो दर दर भटक रही है और फरियाद कर रही है कि हमारी एफआईआर तक दर्ज की जाए। रही बात घटना की, तो घटना इतनी शर्मसार है, उसके बाद जो इंजीनियर इस तरीके की हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, और यह मामला जब लखीमपुर में निकल कर आता है, मीडिया में निकल कर आता है, तो जब हम न्यूज इंडिया उनसे सवाल करने की कोशिश करता है, उनके ऑफिस जाता है और उनका फोन मिलाता है। हमने 40 फोन करीब कल मिलाए होंगे रात को, और आज कम से कम 20 बार फोन मिला चुका हूं और मैसेज कर चुका हूं कि सर आप अपनी बात बताइए। लेकिन इस तरीके का आरोप करने वाला इंजीनियर आज मीडिया से दूरी बनाए हुए है। एके, तो ये डीएमएसपी का इनका क्या ताल्लुक है ऐसे अपराधियों से? मिशन शक्ति का क्या? सीएम योगी के निर्देशों का क्या? जी, ये बिल्कुल बात सही, आप बिल्कुल आपका सवाल जायज है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से मिशन शक्ति कर महिलाओं की सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में खुलेआम मिशन शक्ति का गला घोटा जा रहा है। एक इंजीनियर अपने रसूख के दम पर एक युवती का यौन शोषण लगातार करता रहा, जिसके बावजूद युवती दर दर भटक रही है। साहब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो उसकी एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई अधिकारी भी इस मामले में कैमरे पर बोलने को तैयार है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या सीएम के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है जिला स्तरों पर? बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बेहद शर्मनाक वाकया है। एक तरफ एक पीड़िता जिसके साथ में अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है, वो उसके लिए, अपने लिए, इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन शर्म तो इस बात को लेकर भी आती है कि अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रत्ती भर नहीं होता। बिहार में चुनाव प्रचार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण सहरसा विधानसभा पहुंचे और लोगों से बातचीत की है। देखिए संवाददाता पुष्कर प्रवीण की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जिले के सहरसा विधानसभा में आए हुए हैं। ग्राम का नाम है वैजनाथपुर और यहाँ हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के मुद्दा क्या होगा। आइए शुरुआत करते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की बातें हो रही है। मैं 15 साल नहीं, पिछले 5 सालों की बात करूंगा कि आपके इस गाँव को 5 साल में क्या क्या मिला है। 5 साल में तो उतना यही
ज़्यादा विकास नहीं, हल्का फल्का विकास हुआ है, जिसमें छोटा छोटा सड़क बना है। बड़ा सड़क जो बनने का था वो फंस गया। फिर वो ठेकेदार बोल रहा है कि उसको सुधार हम कर रहे हैं, फिर उसको सुधार करके फिर उसका टेंडर दे रहे हैं, हम लोग करेंगे। और बहुत लोग को इंदिरा आवास मिला है, किसी को और किसी कारण से फंस गया है, उनको मिलना हाँ, किसी बूढ़ा लोग को कुछ मिला। तो वोट मांगने आएंगे तो बोलिए कि इंदिरा आवास हम लोग का जो बचा हुआ है वो मिला। पानी टंकी बना हर वार्ड में। पानी आता है यहाँ पर? हाँ, पानी सभी जगह रहे हैं। बिजली रहती है? हाँ, बिजली की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था तो अभी तो थोड़ी सही होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था कैसा है इधर का? कानून व्यवस्था ज्यादा सही नहीं है। ज्यादा सही नहीं है। चलिए इधर भी बात। युवा हैं कम उम्र के, ये बताइए वोट देने जा रहे हो? जी सर, जा रहे हैं। ये गांव में 5 सालों में क्या क्या नया मिला है? गांव में हम लोग को यही 5 साल नया मिला है। छोटा छोटा रास्ता बना है, सड़क बना है, पानी टंकी मिला है। सबसे बड़ी बात है हम लोग कमजोरी यहाँ इधर ये है कि बेरोजगारी, बहुत लड़का बैठे हैं, BA फाइनल कर करके। रोजगार की जरूरत है आप लोग? हाँ, बेरोजगार। इस बार चुनाव में वादे हो रहे हैं, कोई पार्टी कहता है 10 लाख रोजगार देंगे, कोई पार्टी कह रहा है 19 लाख रोजगार देंगे, तो क्या वो सब फेक है, वो सब फेक है। ये चुनाव होने के बाद सब अपना मुंह का सफाई देता है। बस चुनाव हो गया फिर वो अपना इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि क्या समस्या है चुनाव में, मुद्दा क्या होगा? सर, हमारे बिहार में बहुत दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, बेरोजगारी है सर। हम लोग पढ़ लिख के बोख रहे हैं, क्या करेंगे सर बताइए। अच्छा, आप लोग को रोजगार चाहिए। BA करके। ये बताइए कि गांव में पिछले 5 सालों में आपने किस तरह का परिवर्तन देखा? सर, कुछ नहीं परिवर्तन यही थोड़ा बहुत पानी टंकी आया है, थोड़ा बहुत कभी कदार जाके काम कर लेते हैं हम लोग, बाकी हम लोग बैठे। रोड बना है इधर का? बहुत छोटा छोटा रोड बना है। वोट मांगने आएंगे तो मुद्दा क्या होगा, क्या मांगेंगे? हम लोग मांगेंगे जो हमको नली चाहिए। नली चाहिए। तो 7 निश्चय के तहत कोई कार्य नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, नली नहीं हुआ है। नहीं, जल नल आया है? जल नल आया है। नली गली बनना चाहिए। नली गली अभी नहीं बना है। नहीं बना है। ये बताइए कि 5 सालों में वैजनाथपुर गांव को क्या क्या मिला? सर, एक पानी टंकी मिला है। पानी आता है? आता है। बिजली आती है? आती है बिजली। तो समस्या, चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर वोट देंगे? जाति देख के वोट देंगे, विकास देख के वोट देंगे, या आपकी मांग क्या होगी? वोटिंग किस आधार पे होगी? वोटिंग विकास के आधार पर होता है। विकास के। तो अब चुनावी मुद्दा क्या होगा? लोग वोट मांगने आएंगे तो क्या आप चाहेंगे कि क्या मांगना चाहेंगे? सर, अभी क्या मांगे? अभी रास्ता नहीं है, रोड सड़क नहीं है। सड़क बनना चाहिए, सड़क की मांग कर रहे हैं आप। जी। सभा में और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है विधानसभा में? नल जल मिला है। और क्या क्या मिला नल जल के अलावा? गली नली मिला है। बिजली रहती है? जी। अच्छा, अब चुनावी मुद्दा क्या होगा? लोग वोट मांगने आएंगे प्रत्याशी, तो किस आधार पे आप लोग वोटिंग कर, क्या मांग करेगी? वोट देने जा रही हैं आप? जी। क्या मांग होगा कि अब ये होना चाहिए? चुनावी मुद्दा किस चीज में सुधार होनी चाहिए? शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। इधर बात करेंगे। गांव में 5 सालों में, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नजर आलम जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में सहरसा विधानसभा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? क्या क्या ये नल जल का बना है, ये पानी टंकी। अच्छा, सड़क नली गली बना है? हाँ, बना है। ये अधूरा ही रह गया? अधूरा कुछ बाकी है अभी कुछ साइड में। अभी कुछ वार्ड में काम तो कंप्लीट होने के लिए कुछ थोड़ा जगह काम बाकी है। तो क्या अब चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस आधार पे आप लोग वोट दीजिएगा? सबसे पहले तो शिक्षा के लिए। वोट किस आधार पे दीजिएगा? चुनावी मुद्दा क्या होगा? शिक्षा मांगेंगे, शिक्षा मतलब लोग जाति धर्म क्या देख के वोट कर रहे हैं? विकास किस आधार पे? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम। होगा। गांव में 7 निश्चय के तहत नली गली बना है? नहीं, सड़क बना है, छोटा छोटा सड़क बना है, पानी टंकी बना है। पानी आता है प्रॉपर तरीके से या पानी आता है? ठीक है, पानी आता है। 3 टाइम पानी देता, हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ठीक ठाक है ये है। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली का स्थिति ठीक है, 4-5 घंटा दिन में 5 घंटा कट जाता है। रोजगार चाहिए लोगों को। रोजगार चाहिए गरीब ये बताइए कि 5 सालों में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या मिला है? 5 साल सड़क बना है गांव में? एक छोटा सड़क बना है। और पानी आता है गांव में? पानी टेम पर आता है सर, सब यूज करता है, अच्छा पानी है, और खाना पीना सब पानी से लोग करता है। अच्छा, और क्या क्या विकास हुआ है गांव में? कानून व्यवस्था कैसी है? औरतों को डर लगता है? कानून, यहाँ कानून में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। और जो बड़ा लोग है वो बोलता है हमको है, ये गरीब लोग को यहाँ देख नहीं सकता है। कानून में सुधार होनी चाहिए। कानून में सुधार होनी चाहिए। हम लोग इस सहरसा विधानसभा में आए हुए हैं और हमने कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश की, तो बताया गया यहाँ पर कि इंदिरा आवास की ज़रूरत है, इंदिरा आवास आनी चाहिए यहाँ पर।
और साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या को लेकर के युवाओं ने उठाया है कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे जगह विधानसभा में जहां जहां हम जा रहे हैं लोग बेरोजगारी को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता। सोनपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हेम नारायण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बता दें कि हेम नारायण सिंह सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हेम नारायण सिंह भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज हुए, जिसके बाद में अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। सोनपुर से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे विनय सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं हेम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेम नारायण जी। धन्यवाद। हेम नारायण सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। हेम नारायण सिंह जी, क्योंकि बड़ी कड़ी टक्कर आप दे रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार को, फिलहाल मुकाबले में कहां खुद को पा रहे हैं? बिहार विधानसभा का चुनाव अभी जोरों पर है, प्रचार जोर शोर से चल रहा है जी। पहला चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वोटिंग भी हुई है। अभी सोनपुर विधानसभा में 1 तारीख तक चुनाव प्रचार चलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनसे सीधी टक्कर हमारी है। यहाँ पे पार्टी के द्वारा चलाए गए कामों को उन्होंने जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहा है। वो पार्टी के काम को, सरकार के काम को जनता तक नहीं पहुंचा सके हैं, जिसका काम मैं पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए भी मैंने किया है। इसलिए जनता मुझे पसंद कर रही है और जनता एक नए विकल्प के रूप में मुझे देख रही है। अच्छा, ये एनडीए क्या कर पाएगी इस बार? एनडीए के सभी बड़े जितने भी नेता हैं वो चुनाव प्रचार में यहाँ लगे हुए हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मैं अगर सोनपुर विधानसभा से जीत करके जाता हूं तो मैं भी एनडीए को ही समर्थन करूंगा। जी। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए? जी, हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आदर्शों पर चलती है। उन्होंने कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि नकारा हो जाए तो कार्यकर्ताओं को उनको उखाड़ करके फेंकने का काम करना चाहिए और मैं इसीलिए पार्टी लाइन से हटके निर्दलीय चुनाव मैदान में हूँ। लेकिन एक पार्टी के पुराना कार्यकर्ता होने के नाते अगर हमारी जीत होती है तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी। अच्छा, ये गलती भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कर दी? क्योंकि जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि ये कर्मठता नहीं है जो होनी चाहिए इन प्रत्याशी में जिनको उतारा गया है और ठीक तरीके से जनता तक कार्य भी नहीं हो पाए हैं, विकास के पहुंच नहीं पाए हैं, तो फिर ये गलती कर दी भाजपा ने और जो सही प्रत्याशी था उसको चुन नहीं पाई। इसके पीछे की कोई खास वजह? मैं पार्टी के बड़े अधिकारियों को दोषी नहीं मानता हूँ। पार्टी ने जो काम किया है या जो सरकार यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर सरकार के कामों को पार्टी के नेता जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। वो चुपचाप अपने घरों में सोए रहे हैं। हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जनता के बीच रहे हैं और इसीलिए जनता मुझे पसंद कर रही है। तो आप बीजेपी को उसकी गलती का रियलाइजेशन कराना चाहते हैं, उनको एहसास कराना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती की है और वो सही कैंडिडेट को पहचान नहीं पाई, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे निर्दलीय बनकर, लेकिन समर्थन आपका बीजेपी को रहेगा? जी, ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता निर्णय करेगी। मैं अगर जीतता हूँ, मेरी अगर ये सीट पर विजयी होती है तो ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी। जिस विधानसभा पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के कौन कौन से स्थानीय मुद्दे खास है जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको वादे भी कर रहे हैं कि उन तमाम समस्याओं का समाधान कराएंगे आप अगर जीतते हैं तो? जी, स्थानीय मुद्दे काफी हैं। अभी बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ से निजात जनता को नहीं मिली है। काफी जगहों पे जल जमाव है। जल जमाव के कारण खेती बाड़ी में परेशानी हो रही है। किसानों का खेती में बहुत देरी हो रही है। किसान जल जमाव से परेशान है और अगर जल जमाव हट जाता है तो ये समय से खेती हो पाती, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। इस कार्य में हम लोग किसानों को सीधे सीधे मदद कर रहे हैं और उनकी बात सीधे सरकार तक पहुंचा रहे हैं।
ये जो बीजेपी के अभी कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में आपके समक्ष, जिनको आप कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इनके खिलाफ में भी कुछ खास जानकारी है आपके पास में? ठीक तरीके से जनता के बीच में नहीं रहे, काम नहीं किया, या कुछ और भी इनके खिलाफ में कुछ खास जानकारियां हैं आपके पास? जानकारी तो काफी है। कल उन्होंने यहाँ के जो दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी को उन्होंने मैदान में उतारा था। उनका रोड शो चला और उस रोड शो में जो एक उदासी रही, मैं ये समझ सकता हूँ कि लोगों का विचार, लोगों का जो झुकाव उनके तरफ नहीं है। और 1 तारीख को मैं भी यहाँ पर कई फिल्म स्टार को उतार रहा हूँ मैदान में और उनका रोड शो होगा। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार का रोड शो होगा और आप देखिएगा कि जनता का क्या झुकाव है और जनता किस तरह मुझको समर्थन करती है। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आमतौर पर ये बॉलीवुड स्टार्स, भोजपुरी स्टार्स, इनका बहुत ज्यादा रोला यानी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है चुनाव के दौरान में। आमतौर पर जनता के बीच में इनको उतारा जाता है और जो प्रत्याशी इनको बुलाते हैं वो उनके पक्ष में वोट अपील भी उन लोगों से कराते हैं। खैर, ये तो चुनाव में बहुत ही आम सी बात है और मुकाबले के लिए भीड़ किसके पास ज्यादा है, इसके लिए भी इन स्टार्स का सहारा लिया जाता है। चलिए, फिलहाल आपसे इजाजत, नमस्कार।